आर्थोपेडिक से लोग रेलिवेंट कर देते हैं जिराह को। बिल्कुल। अगर उनकी कोई हड्डी टूट जाती है, वो बजाय आर्थोपेडिक के पास जाने के वो पहले जिराह का रुख करते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जिराह के पास जो टाइम वेस्ट किया होता है वो आपकी हड्डी को प्रॉपर ताकतवर बनाने में कहीं ना कहीं रुकावट होता है? सर एग्जैक्टली, अगर तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ चाहें तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक नई स्पेशलिटी है जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुई। ठीक। और जो जराह हैं वो बहुत पुराने हैं। ठीक। इस वजह से, और स्पेशली जो छोटे सिटी हैं उनमें स्टिल ये कॉन्सेप्ट है कि अब जैसे एक जराह के पास आप जा रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ है, 500 रुपीज़ के अंदर एक्सरे तो डेफिनेटली वो नहीं करते, लेकिन उसी के अंदर वो हड्डी को सीधा कर रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं जिनमें मोस्टली स्टेरॉइड्स भी होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो हड्डी को खींच के सीधा करते हैं तो चूंकि उन्होंने प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है, उनको बॉडी की एनाटमी का नहीं पता होता, तो वो हड्डी को किस तरह सीधा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टेढ़ी जुड़ी होती है हड्डी, या हड्डी को सीधा करने के चक्कर में जो खून की नाली है या जो नस है उसका भी डैमेज हो जाता है। वो कहीं दबाव ना आ जाए, डैमेज ना हो जाए। एग्जैक्टली, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो खुदा न खास्ता टांगे या बाजू भी उनकी ज़ाया हो जाती है, या उनकी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, या उनकी हड्डियाँ टेढ़ी जुड़ जाती हैं। सो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 24 आवर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं तमाम बड़े हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिली हुई है, तो चाहे रात का 4 बजे या 5 बजे वो आराम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएँ और उनका इलाज होगा। जिनमें से ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अच्छी बात यह है कि 70% इलाज प्लस्तर से ही होता है। ठीक है। ऑपरेशन की नौबत बहुत कम आती है, वो 30% केसेस, वो 30% केसेस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल के दौर में हम पहले तो ये सुनते थे कि जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई दवाई खा ली, कोई तेल का मसाज कर लिया, कोई लोगों ने पजीरियाँ मजूने बना ली तो उनके जोड़ ताकतवर हो जाते थे। अब यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जोड़ ही बदल दिए जाते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है जोड़ बदलने का, नी रिप्लेसमेंट का, या किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट का? अच्छा सर, जो क्वेश्चन आपने किया है इसका बेसिकली आंसर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट आंसर है। जो आपने डाइट की बात की तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर मतवाज़न ग़िज़ा की भी कमी है और लोग ग़िज़ाइयत का शिकार भी हैं, और यहाँ पे कहीं पे यानी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मसाइल हैं। Exactly. और कहीं पे खुराक पूरी ना मिलने की वजह से, प्रोटीन डाइट लोग ज़्यादा नहीं लेते, यहाँ पे निशास्ते और तेल वाली डाइट ज़्यादा है, दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करते लोग, इतना सनलाइट में नहीं जाते, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। इन सारे इश्यूज़ की वजह से जो है ना जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। रही सही कसर अगर आप यंग पेशेंट्स की बात करें तो घंटिया की एक बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप तो उसके बारे में जानते हैं, सादा ज़ुबान में लोग गैंठिया कहते हैं। उसके अलावा या घुटनों में चोट लगना या घुटनों में इन्फेक्शन होना, तो उसकी वजह से यंगस्टर्स में जो है वो घुटने इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो किसी दवाई से भी सेटल डाउन नहीं होता इशू, तो उसको तब्दील करना पड़ता है। आजकल एक और ट्रेंड बहुत चला हुआ है जिसके अंदर पट्ठों और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए लोग हकीमों के पास कुश्ते लेने जा रहे हैं, या इवन शादी कोर्स के लिए भी जा रहे हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं जिनके कूल्हे के जोड़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए होते हैं, और हमें यंग पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। तो ये कुछ पाकिस्तान में डालमा है जो मैं चाहता हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए, आगाही के लिए उनको वेल अवेयर कर दिया जाए, वेल अवेयर करें कि वो इन चीज़ों से बचें। वो जिसके पास भी नुस्खा लेने जाएं उसको पता हो कि उसे क्या दवाई दी जा रही है, क्या पीस के दिया जा रहा है। स्पेशली हकीमी नुस्खों में एज़ पर माई इंफॉर्मेशन डेक्सामेथासोन पीस के दी जा रही है, जो कि AVN जो तौर पे तो रिलीफ वगैरह मिलता है, रिलीफ मिलता है। मरीजों को लगता है कि जिस हमें ताकत आ रही है, लेकिन वो उनके जोड़ों को बिल्कुल घिसा देती। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने ये बात की कि वो कुश्ते लेने चले जाते हैं या इस तरह की कोई दवाई लेते हैं, आप ये क्या समझते हैं? हमारे लोगों में एक मिथ पाई जाती है, वो कहते हैं कि इस बंदे का सेक्सुअल यूज़ बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से इसके गोडे और इसका हिप जॉइंट ख़त्म हो गया। इसमें कोई रियलिटी है? सर इसके अंदर कुछ ऐसा रियलिटी नहीं है। मेन इशू यहाँ पे आ रहा है हमारी लाइफस्टाइल का, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मोनेटाइजेशन का फैक्टर बहुत है, हर बंदा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, सुबह भी नौकरी कर रहे हैं, शाम को भी नौकरी कर रहे हैं। लोग रेस्ट नहीं कर रहे, नींद की कमी का शिकार हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, डाइट उनकी अच्छी नहीं है, सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, स्टैंडिंग पोस्चर ठीक नहीं है, और फिज़िकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। जिम जाना तो दूर की बात, आधा घंटा लोग पैदल वॉक भी नहीं कर रहे। तो इसमें आप देखें कि उनके जो जोड़ और पट्टे हैं वो कितने कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक। सो ये एक एक्चुअली बेसिक फैक्टर है, लेकिन मसला ये है कि हम दूसरी चीज़ों को जो है वो बुनियाद बना रहे हैं, जो असल चीज़ें हैं हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक हो गया।
तो डॉक्टर साहब एक आर्थोपेडिक सर्जन जो है वो कब ये देखता है कि अब मेरा जो पेशेंट है इसको किसी भी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, या हिप जॉइंट की रिप्लेसमेंट हो या नी जॉइंट की हो, तो क्या ऐसा बैरियर होता है जिससे गुजर के अब वो ये फैसला करता है कि अब इसकी नी रिप्लेसमेंट होगी या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट? अच्छा डॉक्टर साहब, 70% जो केसेस हैं उसमें अगर आप पेशेंट की डाइट अच्छी कर लें और उनकी एक्सरसाइज हो और फिजियोथेरेपी भी हमें सम टाइम चाहिए होती है पट्टों को ताकतवर करने के लिए, तो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ एक अच्छे डाइटिशियन के पास और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ठीक। तो 70% इशू सॉल्व हो जाते हैं। सनलाइट हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। सम टाइम लोग क्या कर रहे हैं कि वो 6-6 महीने विटामिन डी का कैप्सूल खा रहे हैं लेकिन वो कैल्शियम खा ही नहीं रहे। विटामिन डी तो समझे एक गाड़ी है और कैल्शियम सवारियां, जब आप कैल्शियम नहीं खा रहे तो विटामिन डी का क्या फ़ायदा। दूसरा मसला है एग्जैक्टली आप विटामिन डी और कैल्शियम अगर दोनों यूज़ कर रहे हैं तो मसला है कि हम सनलाइट में नहीं जा रहे। जब सनलाइट में जाएंगे तो सूरज की रोशनी हमारी जिल्द पे पड़ेगी तो विटामिन डी एक्टिवेट होगी। ठीक है। दूसरा आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है यंगस्टर्स में काले कपड़े पहनने का, मॉडर्निज्म के उसमें ना, तो ब्लैक कपड़ों का मसला ये है कि सूरज की जो रोशनी है और यूवी लाइट वो सब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो स्किन पे क्या लाइट पड़ेगी और क्या विटामिन डी, और सन ब्लॉक लोग लगा रहे हैं। तो हम बेसिकली एक ऐसा मुल्क है जिनमें हमारे पास धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन धूप होने के बावजूद विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये सारा। अब अगला जो आपने सवाल पूछा कि एक सर्जन कब प्लान करता है, तो यूजली हम 70% केसेस को कंजर्वेटिव मैनेज कर लेते हैं। ठीक। उसके बाद फिर हम एनसेड्स, पेन किलर देते हैं, ग्लूकोजामीन, कोलेजन, काफ़ी सप्लीमेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसकी जो नेक्स्ट स्टेज अगर आ जाती है तो उसके अंदर हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो पेशेंट के अपने ब्लड से बनाया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं। हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन, एग्जैक्टली पीआरपी का इंजेक्शन लगते हैं ताकि उनकी रिकवरी हो, थोड़ा सा उनका ग्रेड रिवर्स हो। हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हैं, आप समझे कि जैसे वो गेयर ऑयल है ताकि घुटनों का ऑयल, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज, अगर घुटने इतने ज़्यादा डैमेज हैं, यानी कि घुटनों में एक्चुअली घुटनों की कार्टिलेज जो पूरी हड्डी, नरम हड्डी होती है, वो डैमेज हुई होती है, कि वो इतनी डैमेज है कि मरीज़ को रेस्ट में भी पेन हो रही है, वो पब्लिक कन्वेंस में नहीं जा सकता है। मैं यूजली पेशेंट से पूछता हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपको अनारकली में शॉपिंग करने पड़े तो आप कर लेंगी, तो अगर वो नहीं कर सकती तो मीन्स कि उनकी रूटीन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है। सो यूजली अगर तो हम नी की बात करें तो उसमें ग्रेड 3 ग्रे जोन है, ठीक है, जिसमें इंजेक्शन और नी रिप्लेसमेंट दोनों से काम बन सकता है। ग्रेड 4 और 5 में तो नी रिप्लेसमेंट ही है, ठीक है। लेकिन उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अगर एक पेशेंट नी रिप्लेसमेंट को इतना डिले करे कि वो व्हील चेयर पे आ जाएं या वो बेड बाउंड हो जाएं, तो उनके पट्टे इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि अब वो नी रिप्लेसमेंट की भी टाइम से गुजर गए हैं, ठीक है। सो नी रिप्लेसमेंट भी इफेक्टिव नहीं होगी। नी के बेसिकली 3 कंपार्टमेंट है, आप समझे 3 खाने हैं, ठीक। तो उसमें जो दरमियानी यानी मीडियल कंपार्टमेंट है वो पाकिस्तानी अवाम में ज़्यादा डैमेज होता है। आजकल एक नया ट्रेंड भी है जिसमें हाफ नी रिप्लेसमेंट यानी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होती है। अगर आप वो टाइमली कराएं तो वो जो दूसरा वाला कंपार्टमेंट है उसे थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ, जिसे कहते हैं सुकून का सांस मिल जाना, वो मिलेगा। पेशेंट इवन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के साथ यानी हाफ नी रिप्लेसमेंट के साथ टेनिस भी खेल सकते हैं, पेशेंट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और वो नीचे नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करें कि अगर वो इसे सारे फेजेस को गुजार दें और एंड स्टेज पे हमारे पास पहुँचे, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के साथ रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेशेंट पेन फ्री होता है, ब्रिस्क वॉक कर सकता है, अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है। हाँ, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ें और ज़मीन पे पालती मार के ना बैठें, बट स्टिल उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बट मेरी पेशेंट को एडवाइस होता है कि वो स्टेजेस को बहुत आगे ना बढ़ाएं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम देखते हैं आजकल डॉक्टर साहब के आर्थोस्कोपी का एक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में आता है, लोग हमसे पूछते हैं ये क्या चीज़ है? डॉक्टर साहब, एक वक्त था जिसमें ओपन सर्जरी होती थी कि पूरा घुटना खोल के सर्जरी करते थे। स्पेशली एथलीट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, उनका पट्टा डैमेज हो जाता है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, और कुछ पेशेंट में पोस्टीरियर भी, लेकिन वो बहुत रेयर है, वो डैमेज होता है। सो पूरा घुटना खोल के उस पट्टे को रिपेयर किया जाता था। एक्चुअली एक और टांग से पट्टा लेके वहाँ पे उसकी जगह लगाया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न साइंस आ गई है तो की होल, छोटा सा इंसिजन होता है,
कैमरे से स्कोप आप डाल के और उससे आप उस पूरे पट्टे को रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। उससे सर्जरी का टाइम कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी बड़ी अच्छी आ जाती है। सेम डे पे पेशेंट जो है चलना शुरू कर देता है, अपनी रूटीन में विद इन वीक्स वापस आ जाता है। अब तो इवन नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे चलना शुरू हो जाते हैं और 6 वीक्स में अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं और 6 मंथ्स तक अपनी बिल्कुल रूटीन में, कि जैसे इवन सर्जरी से भी वो बेहतर जो पहले उनकी कंडीशन होती है उससे भी बेहतर रूटीन में वापस आ जाते हैं। पेशेंट यूजली हमें फीडबैक देते हैं कि हमारे घुटने जवान हो गए। ठीक है। तो यूजली जो उनके जानने वाले होते हैं, यूजली ख़वातीन में रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा, तो वो कहते हैं ये तो अम्मा जी तो चलती फिरती हैं, अब तो भागती हैं। ठीक है। तो सर इसका जब नी रिप्लेसमेंट का हम फैसला कर लेते हैं, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन्वेस्टिगेशन क्या करनी होती है? इसका कोई सीटी, कोई अपना एक्सरे, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आम बंदों को पता होनी चाहिए? सर रूटीन में एक्सरेज चाहिए होते हैं और दूसरा हमें ब्लड की इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं, ठीक। यूरिन का टेस्ट करवाते हैं क्योंकि ख़वातीन में पेशाब का इन्फेक्शन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। सो अगर तो किसी इन्फेक्शन की सूरत में हम नी या हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और जब जोड़ का इन्फेक्शन हो जाए फिर उसको निकालना पड़ता है, बाद में रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है दोबारा से जोड़। तो हम कोशिश करते हैं इसकी नौबत ना आए। उसके लिए पेशेंट के जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो उसके अमूमन 3-4 दिन पहले ही जब भी सर्जरी प्लान करनी होती है तो हम उनको मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी होती है ताकि बाद में इन्फेक्शन ना हो, और पेन किलर भी हम पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी पेन परसेप्शन कम हो और सर्जरी के बाद भी उनकी पेन बहुत कम हो।